जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, पेप्टाइड, हाँ जी। असल में ना डाइसल्फाइड का मैं बताता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, हम सिर्फ ना इंसुलिन की वजह से थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास डायरेक्टली तब बनता है जब आपके पास ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन होती है। तो बेटे जब ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन होती है तो अमाइनो एसिड ही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना। हाँ, अगर वो चेन आपस में लिंक करना शुरू करती है तो फिर तो वो अगली स्टेजेस की तरफ चली जाती है। तो जब कभी हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हमेशा आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मुझे पता है कि आपने कहीं पे किप्स की बुक में पढ़ा होगा और कि भाई वहाँ पर भी ये वाला है, तो ये उस दौर में उनके यहाँ कभी गलती हुआ करती थी, उन्होंने अब सुधार भी ली है। अगर कोई पुराना अगर आपके पास वो एडिशन मौजूद है तो शायद उसमें उन्होंने लिखा भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, लॉजिकली ही नहीं है। सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चरल होता है और हर अमाइनो एसिड चूँकि ऊपर नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से। हाँ जी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। ये जो बच्ची है इसका क्या नाम है बेटे, बताइएगा। उमर भाई बताइएगा। वरीशा शायद बहुत दूर रहती हैं तो इस वजह से इनको हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही होती। बेटा हम कोशिश करेंगे कि ऊंची आवाज़ में बोलें। उमर भाई एक माइक और लगवाएं यार। अच्छा बेटे ज़रा अपने ईयरपोर्ट्स को देखें, कहीं उसमें कोई सेरोमिन वैक्स ना आ गई हो जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चलें आपने साफ करें। नहीं जी बेटे जी, अगर हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड मूव, जी जी पूछे मुझे। डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा ना बेटे, डाइपेप्टाइड। मुझे कल ये याद आ रहा था, ज़रा टाइम आपको पता है यहाँ पे शॉर्ट होता है तो वो इतना लंबे लेक्चर को स्क्वीज करने में तो हम लोग ये करवा रहे होते हैं कि बेटे देखो जैसे डाइसैकराइड के अंदर दो शुगर्स होती हैं और एक उसमें बॉन्ड होता है, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जी जब कभी आप डाई न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो तो एक उसके दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। इसी तरह से डाइपेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड का मतलब बॉन्ड्स की जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर। असल में जिक्र पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में हम पेप्टाइड अमाइनो एसिड को कह रहे हैं, ठीक है। वो एक पेप्टाइड यूनिट है, अमाइनो एसिड देन अमाइनो एसिड नहीं कहलाता, पेप्टाइड यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो हाउ मेनी पेप्टाइड यूनिट्स डू यू हैव, तो आपके पास, आपने डाइपेप्टाइड की बात की, चले हम इसको आगे लेके चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी अगर आपके पास एक टेट्रा पेप्टाइड है तो 4 अमाइनो एसिड हैं भाई, 3 उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। मैं कहता हूँ एक आपके पास ऑक्टा पेप्टाइड है, 8 अमाइनो एसिड्स हैं, उसके यहाँ कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, 7 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो वो बस आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड विल बी 1 लेसर देन दैट द टोटल नंबर ऑफ लिंकेजेस। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, चले बात कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि जी इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, इंसुलिन की अल्फा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो 21 अमाइनो एसिड्स हैं तो 21 पेप्टाइड यूनिट्स हैं, उनके दरम्यान में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, वो 20 होंगे। अगर मैं कहता हूँ जी अगर आपके पास 30 अमाइनो एसिड हैं तो 30 पेप्टाइड यूनिट्स हैं, उनके अंदर अमाइनो एसिड्स कितने होंगे, अमाइनो एसिड्स कितने होंगे, हाँ सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, 29। अच्छा तो हमने कहा कि अच्छा एक और बात याद रखो, जितनी चेन्स होती हैं ना उतने माइनस कर दो, सीधे पेप्टाइड बॉन्ड निकल आते हैं। इंसुलिन में कितनी चेन्स हैं, 2 हैं, तो 2 माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आपके पास 49 निकलेंगे। हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स हैं, 4। तो जब आप 4 माइनस करोगे 574 में से तो 570 बॉन्ड्स निकल आएंगे, ठीक है जी। एक एक
गलती हो जाती है बेटे लोगों से, मुझे तो यही लगेगा। जी सॉरी, फॉस्फोलिपिड चूंकि बेटे सेम होंगे ना, सबके पास फॉस्फोलिपिड तो सेम ही होते हैं। अच्छा, हम कहते हैं ये स्फिंगोलिपिड आपके पास सिर्फ उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। सेल रिकग्निशन के अंदर मेनली वहां पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्प करती हैं मेनली, क्योंकि फॉस्फो देखो अब एक चीज जो है वो फॉस्फोलिपिड तो सारे सेम ही है ना, तो जब सेम चीज है तो वो तो रिकग्निशन में हेल्प नहीं करेगी ना, जो चीज डिफरेंट होगी वो हेल्प करेगी। जी देखिए डॉक्टर साहब, असल बात यह है कि ये 2015 का एमडी कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। और सवाल ये कुछ इस तरह से था कि जी मायोसिन कौन सी कैटेगरी की प्रोटीन है, तो हमने कहा कि जी ये होती तो इंटरमीडिएट कैटेगरी की है, क्योंकि इसके पास ग्लोबुलर हेड होता है और फिब्रस टेल होती है। लेकिन जिस वक्त मेरे बेटे हम लोग बात करते हैं ना जी आपके पास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपनी एफएससी के, तो वहाँ पर उसने ना इसको फिब्रस मार्क किया है, तो इस वजह से हम लोग फिब्रस के साथ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम लोग इसको फिब्रस ही काउंट करते हैं। की के अंदर भी उसने फिब्रस को काउंट किया। सो बहुत सी ऐसी कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कह रहे होते हैं कि आपको वही आंसर करना पड़ेगा। ये मेरे ना बहुत से तल्ख एक्सपीरियंसेस हैं कि हम लोगों ने ना किताब से बाहर नहीं जाना है, ये बात याद रखिएगा, ना आपने जाना ना मैंने जाना है। हम उसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूर उसको लेके जा रहे होंगे, लेकिन आंसर हम हमेशा अकॉर्डिंग टू द बुक करेंगे। देखिए बेटे, एक मेरे स्टूडेंट था और वो बाद में मेडिकल कॉलेज में भी चला गया, लेकिन ये कि वो उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाना चाहिए था, नहीं सॉरी, वो सेकंड अटैम्प्ट में जाके गया, थर्ड अटैम्प्ट में सॉरी, मतलब वो ना रिपीटर था और रिपीटर ने उसका एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने पर वो मेरे पास आया, 2015 ही का पेपर था, और उसके अंदर क्वेश्चन ये आया कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन की 2 फेजेस हैं, आसान सी बात है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, हम यही जानते हैं। अच्छा, उसने कोई डी फार्मेसी की थी, तो उसमें कुछ ने कुछ एक बात पढ़ी थी कि पहले हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं और उसके बाद एक्सहेल करते हैं। तो उसने वहाँ पे लिखा 3 फेजेस। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन उसने 3 फेज करके इसको क्या किया, गलत कर दिया। तो अब बात ये थी कि जो आप, अच्छा ये भी यही वजह होती है कि आपके पास अक्सर जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है ना, वो बिल्कुल नाइव होता है, उसको किताब आती होती है, वो किताब को पढ़ता, मार्क करता और वो क्रॉस कर जाता है इन दैट वे कि हमने देखा कि बहुत से फ्रेशर ही हमेशा टॉप करते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि किताब के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है तो उसके यहाँ सवाल उभरते जाते हैं, तो सवाल आप ज़रूर पूछें, मोस्ट वेलकम, लेकिन कोशिश करें कि बुक की अकॉर्डिंग आंसर करें, ठीक है। और 2 बुक्स आप कंसिडर करेंगे, एक आप पीटीबी और एक फेडरल, बस इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बेटे देखें, असल में ना फ़र्क आता है वैल्यूज़ के ऊपर। यानी हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर आपको सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस 7 नैनोमीटर मिले, कहीं पर 7 to 8 नैनोमीटर मिल जाए, ठीक है। सो इस तरह की ना स्लाइट वेरिएशन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब टेस्टिकल के अंदर लोब्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो टेस्टिकल में मौजूद जो लोब्यूल्स हैं वो 250 से 300 हैं, जो हमारी फेडरल लिखती है। लेकिन अगर आप कहीं पर सर्च आउट करते हैं तो वो 200 to 300 भी लिखता है, 200 to 250 भी लिखता है। मगर हम फिर इसमें कहाँ पे जाते हैं? हम वहाँ पे जाते हैं जो हमारी किताब कहती है, ठीक है, क्योंकि पेपर वहाँ से आ रहा होता है, सही है। जैसे हम लोग ये कह रहे होते हैं कि जी आपके पास सोडियम की कंसंट्रेशन जो आउटसाइड द सेल है वो 10 टाइम ज़्यादा है, और पोटाशियम की इनसाइड द सेल 20 टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट।
मगर आपको जो ब्लूसन की किताब है प्रोविंस की, तो वो ये कहती है कि जी आपके पास यहाँ पर 30 टाइम्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये बातें सारी ठीक हैं बेटे। असल में ना आपने कभी पीटीबी के अंदर पढ़ा होगा पहला टॉपिक, और पहले टॉपिक के अंदर उसने ये मेंशन किया इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ शॉर्ट इन लॉज। बायोलॉजी में लॉज कम हैं। क्यों कम है? ड्यू टू इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ? इल्यूसिव का मानी मैंने किसी जगह पे देखा तो उसने कहा ये दगाबाज है। ज़िंदगी एक पैटर्न पे नहीं चलती है। ज़िंदगी मुझ में, आप में और बहुत से दूसरे इंसानों में स्लाइटली वेरी करती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा दिल कौन सी जानिब मौजूद होता है? लेफ़्ट साइड पे होता है। और आप एक मूवी देखिए, आपके पास एक मूवी इंडियन बॉलीवुड की मूवी है जो इसमें वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को भी मेंशन करते हैं, ठीक है। इट्स अ मूवी विद टाइटल लक। लक टाइटल के साथ मूवी है। अगर आप कभी वो देखें तो आपको पता चले कि जी ये राइट साइड पे भी किसी का हार्ट होता है। लेकिन ये ना बड़ी कोई रेयर किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको पेपर में कहता है कि जी ह्यूमन हार्ट इज़ लोकेटेड इन डैश ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अब आपने जनाब देख ली लक मूवी तो आपने कहा जी बोथ ऑफ दीज राइट एंड लेफ्ट, वो तो गलत हो जाएगा ना जी। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है जो आपने किताब में पढ़ा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हों। हम पढ़ेंगे बहुत कुछ, ठीक है। मतलब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लिपिड्स, ठीक है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उस लफ्ज़ से ही उस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो कल आपको जो लेक्चर हुआ वो मुझे थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारा ये लेक्चर नंबर शायद 9 चल रहा है, लेकिन इट वाज लेक्चर सॉरी इट वाज आई रॉट लेक्चर नंबर 8, इट वाज लेक्चर नंबर 9, ठीक है। तो आप उसको ज़रा देख लीजिएगा कि वो लेक्चर नंबर 9 था, प्रोटीन्स का जो था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लिपिड्स और वो होगा आपका लेक्चर नंबर 10, राइट। लें जी, लें जी, अब पूछिए। मुझे ये है कि मैं आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा लेक्चर नंबर 10 की, ठीक है। पूछ लीजिए, फिर मैं आगे टॉपिक लिखता हूँ। जी डेफिनेटली होगा बेटे। देखें मैंने कल आपको कितने अमाइनो एसिड्स कराए, वो सारी चीज़ें करा रहा था मैं आपको। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फेडरल में से आ रहे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। बहुत कुछ कवर हो जाएगा जी आपका। लक मूवी बेटे बताया तो है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा चलें जी, हम चलते हैं। अब इस वक्त लिपिड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ले बेटे जी, बात करेंगे लिपिड्स की। तो हमने ये सोचा कि यार ये लिपिड को हम लोग लिपिड बोल क्यों रहे होते हैं बेटे? क्या इसका ताल्लुक कोई लिप्स के साथ होता है, इस वजह से इसको लिपिड्स कहते हैं? नहीं, हमने कहा इसका ताल्लुक लिप्स के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक एक ग्रीक वर्ड के साथ है, और उस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है, यानी लिपोस वर्ड है, और उसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज स्लिपरी इन नेचर, एनीथिंग विच इज ग्रीजी इन नेचर। कोई चीज़ जो कि ग्रीजी नेचर की है, कोई चीज़ जो कि ऑयली नेचर की है, कोई चीज़ जो आपके पास स्लाइमी नेचर की है, उसको लिपिड्स कहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी पुरानी डेफिनेशन हो गई लिपिड के नाम की। आज हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि भाई लिपिड जो है ना, असल में आपके पास एक ऐसी एंटिटी है जो कि खुद ये आपको बताती है, यानी उसका वर्ड आपको ये बता रहा होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि जब कभी हम लोग देखते हैं कि लिपिड क्या चीज़ है, तो सबसे पहली बात बेटे ये होती है कि लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल हैं, दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स बहुत कम होते हैं। आपके पास ऐसी चीज़ है जो जहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिए कि अब आपने जब ये कह दिया ना कि इसके पास ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो बेटे फौरी तौर पर यहाँ पर अब ख्याल ये पैदा होगा कि ऑक्सीजन तो हेवियर एलिमेंट है, तो बेटे इसका मतलब है कि लिपिड इतने हैवी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो गया
कि ये आपके पास लो मोलेक्युलर वेट कैरी करते हैं। इनके यहाँ जो मोलेकुलर वेट है वो कम होता है। बेटे जब किसी चीज़ का मोलेकुलर वेट कम है तो मोलेकुलर वेट असल में डील कर रहा होता है उसकी डेंसिटी के साथ। इसी वजह से हम लोग ये बात भी पढ़ते हैं कि लिपिड्स आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं मेरे बेटे जो कि लो डेंसिटी कंपाउंड कंसिडर किए जाते हैं। सो ये लो डेंसिटी कंपाउंड्स कंसिडर किए जाते हैं, यानी इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, राइट। अब उसने कहा कि यार ये बात आपने तो कर दी, और अगर हम लोग इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो बेटे आप ऐसे कीजिए कि आप ना एक मक्खन की टिकिया अपने हाथ में उठाइए, वो लिपिड है, ठीक है, बल्कि उसके अंदर भी किसी हद तक वाटर होता है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोई चर्बी का पीस मिल जाए, ठीक है, इतना सा अगर आपके पास कोई चर्बी का पीस मौजूद हो तो वो आप वो उस पीस को हाथ में उठाइए और दूसरी तरफ गोश्त का इतना ही टुकड़ा उठाइए। आप खुद फील करेंगे कि गोश्त का वेट ज़्यादा होगा, लिपिड का वेट कम होगा। क्यों कम होगा भाई? उसमें ऑक्सीजन ही कम है, ठीक है। जितनी ऑक्सीजन कम होगी उतना वेट कम होगा, क्योंकि आपने कहा 65% तो मेरा मैस किस चीज़ से बना है? हाँ सही, ऑक्सीजन से। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन ना हो तो वेट तो कम होगा ही होगा। और लिपिड में वैसे ही आपको पता है वाटर नहीं होता, वाटर भी उसका वेट नहीं इंक्रीज कर सकता। सो लिपिड आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, लो डेंसिटी है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग लिपिड को पानी की सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वो पानी के अंदर नहीं जाता, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। अब क्यों पानी के ऊपर फ्लोट करता है भाई? लो मॉलिक्यूलर वेट का है, लो डेंसिटी कंपाउंड है, इसलिए ऐसा होता है। हमने कहा यार इसको ना हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि क्या वाकई इस तरह से होता है। तो बेटे हम लोग करते यूँ हैं कि आप ना एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए यूँ, जिसके अंदर आपने प्लेस करना है 10 ml वाटर। इसमें 10 ml वाटर प्लेस कर दीजिए। दूसरी तरफ यूँ कीजिए कि आप एक ट्यूब ले लीजिए which contains oil, and again this is also 10 ml because we are taking same volume, ठीक है। अच्छा, पानी के बारे में खास बात यह है कि जिसके जितने ml होते हैं ना उतने ही ग्राम होते हैं। इफ इट्स अ प्योर वाटर, सो ये अगर आपके पास प्योर वाटर की सूरत में मौजूद है तो जितने ml है इसके उतने ही ग्राम होते हैं। अब हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि जब इनके ग्रामेज सेम है तो 10 ml का मतलब ये है कि ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 10 ग्राम के करीब होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बात पढ़ते हैं? हम कहते हैं जब कभी आप मेरे बेटे ऑयल की बात करते हो तो ऑयल आपके पास चूंकि लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, बार बार मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन कम है, तो इसका वेट कम होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि भाई ये निकलता है कोई 8 ग्राम्स के करीब, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि जनाब चलें इसकी ना हम लोग चेक करने जा रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। जब कभी आप मेरे बेटे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली दो चीज़ों की डेंसिटी का कंपैरिजन है। इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल विद डेंसिटी ऑफ वाटर। हम वाटर की डेंसिटी के साथ किसी दूसरी चीज़ की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। तो जब हम लोग बेटे कंपेयर कर रहे होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो डेंसिटी के फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो होता है D इज इक्वल टू m/v, ठीक है जी। और ये m और v हम ले रहे होंगे ऑयल का, इसी तरीके से हम लोग m/v ले रहे होंगे वाटर का। तो जब कभी बेटे हम लोग ये m/v की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ऑयल का 8 ग्राम और 10 ml वॉल्यूम लिया जाए तो 8 ग्राम मैस आता है, वाटर का 10/10 होता है। आंसर अगर आप यहाँ से निकालते हो तो ये 0.8 निकलता। अच्छा, अब हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दोनों डेंसिटी के कंपैरिजन है, रेशो है, इस वजह से तो हम इसका कोई यूनिट नहीं निकाल रहे। अब अगली बात क्या की जाती है, हम कहते हैं कि देखें ये 0.8 का क्या मतलब है।
हम तो ये समझना चाहते हैं ना बेटे कि इस 0.8 का क्या मतलब है। तो उसने कहा यार ये 0.8 का मतलब कुछ यूँ समझो कि हम अगर यूँ एज्यूम कर लें कि आपके पास ये मेरे बेटे एक चैम्बर है और इसमें यूँ पानी मौजूद है, ठीक है, यूँ वाटर है। आप क्या करते हैं कि यहाँ पर मक्खन की एक टिकिया को या चर्बी के इतने से पीस को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। जैसे ही मेरे बेटे आप चर्बी के इस पीस को इसके यहाँ प्लेस करते हो, आप ये देखोगे कि इस चर्बी का 80% पोर्शन ऐसा होगा जो इसमें सबमर्ज हो जाएगा और 20% पोर्शन ऐसा होगा जो कि इसकी सरफेस के ऊपर होगा, जो कि ये 0.8 को एक्सप्लेन करता है। 0.8 को एक्सप्लेन ये करता है कि ये 80% वाटर की अंदर जा रहा है, 20% इसकी सरफेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। चले मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कभी मेरे बेटे पानी आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने लाजमी बात है पानी पिए होंगे, और आपको पानी अगर कभी ठंडा ना लग रहा हो तो आप उसके अंदर बर्फ़ डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बर्फ़ क्या करती है कि बर्फ़ आपके पास नीचे बैठी रहती है। आपने शायद कभी कोका कोला की कमर्शियल देखी होगी, बर्फ़ पड़ी होती है, वो जैसे उसके अंदर कोक डालते हैं बर्फ़ ऊपर आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है? क्योंकि बेटे बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है। हम जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। जब आप ये कहते हो कि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है और बर्फ़ उसके ऊपर आ जाती है, तो आइस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.92 है। तो मुझे बता सकते हैं कि 0.92 का मतलब क्या है? भाई डेफिनेटली 92% तो वो वाटर के लेवल के अंदर होती है और 8% वो वाटर की सरफेस पे होती है। आप कभी एक्सपीरियंस करके देखें कि किसी बहुत बड़े टब के अंदर आप एक बर्फ़ के पीस को ब्लॉक कर रख के देखें, 8% बेटे वो उसके सरफेस के ऊपर होगा, 92% उसके नीचे होगा। ये बेसिकली इंडिकेट ये करता है कि आपके पास कोई चीज़ वाटर के साथ कितनी रेलेवेंस रखती है, वाटर से कितनी लाइट है और वो उससे उतनी ऊपर है, कितनी वो वाटर के साथ कोहेरेंस रखती है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आप एक और एक्सपीरियंस करके देखिएगा। आप अगर कभी टमाटो केचप को पानी लीजिए, टमाटो केचप को डालें, तो टमाटो केचप कहाँ जाएगी? क्या वो सरफेस के ऊपर रहेगी या सरफेस में उसके अंदर डिप हो जाएगी? डेफिनेटली डिप हो जाएगी बेटे। उसकी वजह यह है कि वो 1.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी कंटेन करती है। वो चीज़ जो कि 1 से ज़्यादा डेंसिटी टेकअप करेगी, वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब है वो ज़्यादा डेंस है और पानी के अंदर बैठ जाती है, ठीक है। सो हम लोग ये बात सीधी सी ये पढ़ते हैं कि लिपिड के अंदर चूँकि ऑक्सीजन कम है, इसका मास कम है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए लिपिड्स यूजुअली फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। हम लोग ये बात समझ गए कि ऑक्सीजन कम है और हमने बार बार इसका प्रचार भी कर लिया कि ऑक्सीजन कम है। बेटे ऑक्सीजन असल में आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट है, ठीक है। जहाँ कहीं पे आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, ये इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन को बसा लेता है, ठीक है, और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने की वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो बेटे ये ना एक नेगेटिव पोल बना लेगा, और जहां पर ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो वहां पर कोई पोल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से हम क्या बात पढ़ेंगे कि भाई जब ऑक्सीजन ही कम होता है तो लिपिड्स तो पोल नहीं बना पाते, ठीक है। और हम लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई लिपिड आपके पास इस तरह की एंटिटीज होती हैं जो यूजुअली पोलर नेचर की नहीं होती हैं, लेकिन यानी लिपिड्स आर सच एन एंटिटीज दैट आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है, जो पोलर नेचर की नहीं होती हैं। क्यों? ऑक्सीजन हो तो वो अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इकट्ठा करेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा होगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से एक तरफ वो पोल नेगेटिव पोल बनेगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव पोल बन जाएगा, तो हम कहते हैं पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या बात पढ़ते हैं कि बेटे देखो, जब आपके पास पोलैरिटी डेवलप नहीं होती ना तो वाटर भी अट्रैक्ट नहीं करता। इस वजह से ये रोल प्ले करते हैं
एज इंसुलेटर, ये इंसुलेशन अगेंस्ट वाटर देते हैं। दे एक्ट एज, आई स्टैंड फॉर इंसुलेशन, प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वाटर, हीट और कोल्ड के अगेंस्ट। ठीक है, यानी वाटर के अगेंस्ट इंसुलेशन देना, वाटर से बचाना, दिस इज नेम्ड एज हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। ये असल में इनकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है, यानी ये पानी से ऐसा महसूस होता है कि डरते हैं, इसलिए तो पानी से डरकर छुपने की कोशिश करते हैं, इकट्ठे होने की, सिमटने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हम लोग इनको इस पर्सपेक्टिव में भी देख रहे होते हैं। अच्छा, फिर बेटा हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड जब कभी मूव करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि लिपिड्स आपके पास यूजुअली पॉलीमर्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पी से हम बातें पढ़ रहे हैं, इसमें दूसरी बात हम कहते हैं कि दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स भी नहीं बनाते हैं, राइट। अच्छा, अब बार बार हम लोग एक राग अलापते चले जा रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है। भाई मान लिया कि ऑक्सीजन कम है, कुछ ज़्यादा भी तो होगा। उसने कहा जी ज़्यादा क्या होता है, तो हम कहते हैं दे हैव एनफ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये आपके यहाँ स्टोरेज रिजर्व ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रोपोर्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम ये जानते हैं कि इट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी का बेहतरीन जरिया है। अच्छा, मजीद हम क्या कह रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई एक और बात ये समझ लो कि अगर आपने 1 ग्राम कार्ब्स खाए तो 1 ग्राम कार्ब्स आपको सिर्फ प्रोवाइड करेंगे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन्स खाई तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे 4.6 किलो कैलोरी एनर्जी। लेकिन अगर आपने 1 ग्राम लिपिड्स खाए तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतने ज़्यादा होंगे कि बेटे वो 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन से दैट कि आपके पास लिपिड इस कदर ज़्यादा एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि ये चूँकि पोलैरिटी नहीं गेन करते हैं, इसलिए ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो दे आर एक्चुअली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी वाटर वगैरह के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। फिर हम ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई किसी में ना किसी में तो सॉल्युबल होते होंगे, तो हुजूर जिनमें ये सॉल्युबल हुआ करते हैं वो कौन होते हैं? तो हमने कहा जी जिनमें ये डिज़ोल्व हो सकते हैं, यानी डी स्टैंड फॉर डिज़ोल्व इन, ये डिज़ोल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, हम इसको याद रखने के लिए बनाते हैं A, B, C, D और E। अब A स्टैंड्स फॉर एसीटोन में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, बेंजीन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, या आपके पास क्लोरोफॉर्म जो कि कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, ये डाईथाइल ईथर में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, ये मेरे बेटे एथानॉल में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि आप लिपिड्स की प्रॉपर्टीज को लिपिड के वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हो। हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक बात है, और यहाँ से हम ऑनवर्ड मूव करते हैं हाउ वी कैन क्लासीफाई लिपिड्स। हम लिपिड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं? जब कभी मेरे बेटे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे,
तो बेटे हम लोग ये बात पढ़ रहे होंगे कि लिपिड्स एक्चुअली आपके पास बिलोंग कर रहे होते हैं 3 कैटेगरीज के साथ। हाँ, यानी हम लोग ये कह रहे होते हैं कि जब कभी भी आप इनको क्लासिफाई करना शुरू करते हैं तो आपको ये बात देखने को मिलती है कि लिपिड्स या तो आपके पास सिंपल लिपिड्स होते हैं, या मेरे बेटे ये आपके पास कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं, या ये आपके पास डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। राइट। अब जब कभी आप ये देखना शुरू करते हैं कि हम लोग सिंपल लिपिड्स की, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की और ड्राइव्ड लिपिड्स की डिस्कशन करते हैं, तो सिंपल लिपिड को भी हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिसमें या तो मेरे बेटे हम लोग बात कर रहे होते हैं एसाइल ग्लिसरोल्स की, या हम लोग बात कर रहे होते हैं वैक्सेस की। अच्छा, अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि विच ऑफ द फनी में इन दोनों में से अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट कैटेगरी ऑफ लिपिड्स, तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो अबंडेंटली पाए जाते हैं वो एसाइल ग्लिसरोल्स हैं। यूजुअली मेरे बेटे जब कभी आप एसाइल ग्लिसरोल को एक्सप्लेन करना शुरू करते हो तो आप ये कहते हो कि ये जो एसाइल ग्लिसरोल होते हैं ये असल में बिलोंग करते हैं एनटीएस कैटेगरी के साथ। हाँ, एनटीएस कैटेगरी क्या होती है? हम कहते हैं कि जी जितनी भी आपके पास स्टोरेज लिपिड्स पाए जाते हैं, जितने भी स्टोरेज लिपिड्स मौजूद होते हैं वो एसाइल ग्लिसरोल से बिलोंग करते हैं। ये असल में ट्रू लिपिड्स कहलाते हैं। मेरे बेटे इनको ट्रू लिपिड्स क्यों कहेंगे? Why they are considered as true lipids? नहीं, वर्णन होने के लिए ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि हम लोगों को खुद भी कुछ सर्टिफिकेट देते हैं कि यार ये एक ट्रू मुस्लिम है। अच्छा, ट्रू मुस्लिम है या ही इज़ अ ट्रू मैन, इज़ अ ट्रू गर्ल, ही इज़ अ ट्रू टीचर, हम क्यों कहते हैं? देखिए जी, हमने ना हर बंदे के हवाले से ना कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं कि यार एक मुसलमान कहता है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर आपको वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक बंदे के अंदर मिल जाता है ना तो आप कहते हो ही इज़ अ ट्रू मुस्लिम। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि जी अगर आपको एक टीचर की समझ आना शुरू हो जाती है और आप कहते हो कि यार इसमें ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़, आप कहते हैं ही इज़ अ ट्रू टीचर। ठीक है, आप कहते हैं कि जी एक खातून के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और वो मिल जाती हैं, आपने कहते हैं ही इज़ अ ट्रू वीमेन। तो आपने भाई जब आपने जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हुए हैं ना, वो जो शख्स उसके ऊपर पूरा उतर पड़ता है आप उसको ट्रू मान लेते हैं। भाई आपने ना लिपिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं और जो लिपिड इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूरे उतरते हैं 100%, वो आपके पास एसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं। ठीक है, यानी ये हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, ये स्टोरेज सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं, ये आपके पास जो है वो इंसुलेशन का भी रोल प्ले करते हैं, ये आपके पास नॉन पोलर भी होते हैं, ये पॉलीमर्स भी नहीं बनाते हैं। सो सारी प्रॉपर्टीज़ इसके पास पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको ट्रू लिपिड्स कंसिडर करते हैं। फिर मज़ीद हम क्या बात पढ़ रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि जनाब ये ना न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं। हाँ, ये न्यूट्रल लिपिड होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। राइट, तो अब बात करना शुरू करते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन लिपिड्स। हम लिपिड को डिफाइन कैसे करते हैं? उसने कहा जी जब कभी भी आपको लिपिड्स डिफाइन करने हों तो आप हमेशा लिपिड्स को डिफाइन करें कि दीज आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, दीज आर heterogeneous group of compound
रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। यानी ये आपके पास ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं जो फैटी एसिड्स से रिलेट करेंगे। दीज आर सच आ हेट्रोजिनस ग्रुप। अच्छा, हेट्रोजिनस क्यों कहा? हमने कहा भाई हेट्रोजिनस इस वजह से कि ये कभी भी एक चीज़ से नहीं बनते। हमेशा जब कभी भी लिपिड कंपोज हो रहा होगा ना बेटे, ये मुख्तलिफ चीज़ों के मिलने से बनेगा। देखो, आपने अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स पढ़े, आपने कहा जी सारी की सारी प्रोटीन्स एक ही चीज़ से कंपोज हो रही होती हैं। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड जोड़ते चले जाओ, प्रोटीन बन जाएगी। शुगर 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 जोड़ते चले जाओ, आपका पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। हाँ, न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़ते चले जाओ, आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। लेकिन बेटा लिपिड में ये सीन नहीं होता है। हाँ, लिपिड में आप किसी फैटी एसिड के साथ दूसरा फैटी एसिड नहीं जोड़ रहे होते। एक फैटी एसिड है तो ठीक है, बस बस खत्म होगी बात। ठीक है, तो उसने कहा कि फैटी एसिड आपके पास यहाँ पर ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जब कभी आप फैटी एसिड की बात करते हो तो फैटी एसिड आपके पास असल में यहाँ पर ऐसा कंपाउंड है जिसके हवाले से हम लोग ये बात करते हैं कि ये फैटी एसिड्स आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कभी पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं होते हैं, ये किसी दूसरे के साथ जुड़े होंगे। उसने कहा जैसे असाइल ग्लिसरॉल की बात करते हो तो यहाँ पर आपको एक समझ आ रही है बड़ी सीधी सी बात कि यहाँ पर एक मेजर ग्रुप मौजूद होगा जिसको हम लोग नाम देंगे ग्लिसरॉल का। ठीक है, यानी एक तो इसके यहाँ ग्लिसरॉल होगा, साथ में इसके यहाँ फैटी एसिड्स होंगे। सो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब कभी मिलते हैं असाइल ग्लिसरॉल बनते हैं। अच्छा, ये भी बात सुन लीजिए कि मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि ये आपके पास एक ग्लिसरॉल है और इस ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड की चेन जुड़ी है, तो उस सूरत में आप इसे कहेंगे कि ये मोनोएसाइल ग्लिसरॉल है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास अगेन ये ग्लिसरॉल है लेकिन इसके यहाँ अब एक की बजाय दो फैटी एसिड की चेन्स अटैच हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अब दो की बजाय आपके पास तीन फैटी एसिड की चेन्स मौजूद हैं, तो अगर यूँ तीन फैटी एसिड की चेन मौजूद होती हैं तो हम इनको ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। तो इस वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि एसाइल ग्लिसरॉल सिर्फ ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल नहीं होते हैं, मोनोएसाइल भी होते हैं, डाईएसाइल भी होते हैं, ट्राईएसाइल भी होते हैं। हाँ, आप लोग ये याद रखिए कि जब कभी आप एसाइल ग्लिसरॉल की बात कर रहे होगे, हम लोग आपसे ये चाहेंगे कि आप ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो एसाइल ग्लिसरॉल मौजूद होते हैं इनमें ज़्यादा अबंडेंटली ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स पाए जाते हैं, ज़्यादा अबंडेंटली ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि जब कभी भी आप ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये ग्लिसरॉल बेसिकली एक पेरेंट मॉलिक्यूल है बहुत से दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी, और हमने कहा जी यूँ ग्लिसरॉल एग्जिस्ट करता है। ये ग्लिसरॉल कंटेन करता है तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और मेरे बेटे यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। जब कभी आप ग्लिसरॉल के इस मॉलिक्यूल के साथ फैटी एसिड को जोड़ना शुरू करते हो तो फैटी एसिड डेफिनेटली आपके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर कभी जनरली मैं फैटी एसिड की बात करूँ तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि इसके पास ना बेटे एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप मौजूद होता है। इस COOH ग्रुप के साथ कोई भी R चेन अटैच हो सकती है, लेकिन ये एक फैक्चुअल बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप एक ही होगा, चाहे वो टोटल फैटी एसिड 2 कार्बन पे बेस करे या मेरे बेटे वो 30 कार्बन के ऊपर बेस करे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही होगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी फैटी एसिड के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 2 होंगे, चाहे वो आपके पास एसिटिक एसिड हो, ब्यूटारिक एसिड हो, कैप्रिक एसिड हो,
कैप्रिलिक एसिड हो, माइरिस्टिक एसिड हो, पैल्मेटिक एसिड हो, स्टारिक एसिड हो, ओलिक एसिड हो, लिनोलिक एसिड हो, लिनोलैनिक एसिड हो, एराकिडोनिक एसिड हो, एराकिडिक एसिड हो, कुछ भी हो बेटे, ऑक्सीजन उसके पास 2 ही होंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग किस तरफ चलते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि बेटे फैटी एसिड्स की बात यूं करेंगे कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये आपके पास या तो सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जब कभी आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी डिस्कस करना शुरू करते हैं तो आप ये कहते हैं कि सैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को हम अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? जी बेटे, हम सैचुरेटेड को सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? मेरा ये ख्याल नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बेटे, मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी शादी पे गए हैं और आपने सारे दिन का कुछ नहीं खाया था क्योंकि आपको शादी पे जाना था, ठीक है, और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर में भी नहीं खाया, रात में शादी पे गए हैं और आपने खूब सैर होकर खाया है, खूब खाया है, ठीक है, और अब आपके पास ऐसा है कि आपके पास पानी भी पीने को जगह नहीं है और आप वॉक कर रहे हैं ताकि थोड़ा नीचे हो जाए, तो आप इस वक्त कौन सी हालत में मौजूद हैं? आप सैचुरेटेड हालत में मौजूद है बेटे, आपके अंदर कुछ डल ही नहीं सकता। सैचुरेटेड का मतलब है जिसने खूब खाया हो, ठीक है। अब सैचुरेट का मतलब है क्या यहाँ पर कि इट इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से भरा पड़ा है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं हो सकते। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई सैचुरेटेड को अगर मुझे कभी एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इतने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं कि इससे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो नहीं सकते, इस कदर ज्यादा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, अनसैचुरेटेड के अंदर तो चूंकि जगह होगी वहां पर तो स्पेस हो सकती है। जैसे मैं अगर इसको यूं लेकर आता हूं कि देखो बेटे, मेरे पास ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये COOH है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटे एक कार्बन के लिए कितने जायज हैं, हम कहते हैं आपके लिए जैसे चार जायज हैं, हाँ, तो इनके लिए भी 4 जायज हैं। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो कार्बन के लिए 4 बॉन्ड्स जायज हैं, प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग। हाँ, तो हमने कहा कि जी ये इनके लिए भी 4 जायज हैं, आपने कहा कि चारों से इनको भर दीजिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। मेरे बेटे एक वक्त में 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हाइड्रोजन्स, सॉरी बॉन्ड, सॉरी। तो हम कहेंगे जी हाइड्रोजन आपने भर दी इसको, अब आप इससे ज़्यादा हाइड्रोजन इसको दे सकते हैं, नहीं, हैव यू एन एबिलिटी कि इसको आपसे ज़्यादा हाइड्रोजन दे? भाई ये तो भर गया हाइड्रोजन से। अब जब हाइड्रोजन से भर गया है तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जनाब यहाँ पर हम लोगों ने लेट्स फॉर इंस्टेंस ये 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, जब आपने ये 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं तो बेटे यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने डबल बॉन्ड लगा दिया है तो डबल बॉन्ड लगाने से अब इस पे स्पेस बच गई है यहाँ, यानी ये अभी फुली नहीं भरा हुआ, अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और खाने की एबिलिटी है। हाँ, जैसे आपने खूब खाया हो और आपका कज़न आ जाए शादी की उस वक़्त और वो कहे कि जनाब गाजर का हलवा भी बना है, तो आप कहते हैं हाँ ले आओ उसको भी क्योंकि उसकी स्पेस है। तो अनसैचुरेटेड के पास ना बेटे भी स्पेस है, राइट। तो मैंने कहा कि अनसैचुरेटेड के पास स्पेस मौजूद है और वो स्पेस जो अनसैचुरेटेड के पास है इट कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दैन मैक्सिमम, यानी यहां पर मैक्सिमम के मुकाबले में थोड़े कम होंगे, जितने डबल बॉन्ड होंगे उससे कम हो रहे होंगे।
अब मुझे बताएं कि आपके पास एनर्जी का सोर्स कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब आपके पास जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उनके पास ही तो मेरे बेटे मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो जब कभी हम लोग बात पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड की, तो बेटे अनसैचुरेटेड के पास लेस देन मैक्सिमम एनर्जी होती है। इनके पास लेस देन मैक्सिमम एनर्जी होती है। भाई क्यों लेस देन मैक्सिमम एनर्जी होती है? क्योंकि इनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं। हाँ, अब आपकी वो बात करते हैं कि ये जो सैचुरेटेड होते हैं मेरे बेटे, ये कंटेन असल में कर रहे होते हैं सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आपके पास 1 2 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहां पर तो बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा बेटे, जब कभी सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं तो उसकी वजह से ये सॉलिड क्यों होते हैं? व्हाई दे आर सॉलिड? जी बेटे, जो सिंगल चेंज होती है ना आपके पास, वो असल में ना स्टेट चेंज होती हैं। प्लीज इस पे भी गौर कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा। मैं अगर आपसे कहता हूं कि जी ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, प्लीज ये देखिएगा कि ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो उसको रिपेल कर रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं। सो समहाउ इन्होंने ना अपना स्ट्रक्चर स्टेट रखा हुआ है, राइट? ये स्टेट पैटर्न के अंदर पाए जाते हैं। चूंकि ये स्टेट पैटर्न के अंदर क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, और ये रिपल्शन हो इतनी पा नहीं रही क्योंकि नीचे से भी रिपेल कर रहे हैं, तो ये समहाउ एक स्टेट पैटर्न के अंदर मौजूद है। अगर मैं कहता हूं कि दो चीजें हैं ही स्ट्रेट, यूं स्ट्रेट पड़ी हुई हैं, अब अगर दो चीजें आपके पास यूं स्ट्रेट पड़ी हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, सीधी चेंज है ना। अब यहां पर एक बात यूं कंसीडर कीजिए कि मैं आपके पास यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं एक डबल बॉन्ड। प्लीज इसको देखिएगा, जब आप यहां पर दो हाइड्रोजन कम कर दोगे तो मुझे बताओ कि ये ऊपर वाली जो रिपल्शन है ये डोमिनेंट नहीं हो जाएगी? जब ये ऊपर वाली रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगी तो ये चेन तो यूं टेढ़ी हो जाएगी। देखो ना, ये वाले दो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, नीचे वाले भी रिपेल कर रहे थे। जब नीचे कुछ रहा ही नहीं है तो वहां पर तो ये किंक प्रोड्यूस हो जाएगी, चेन तो टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, जब चेनें टेढ़ी हो जाएंगी तो बेटे वो सारी की सारी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी तो फिर उनके दरमियान में सॉलिड बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट चेन थी, ये भी एक स्ट्रेट चेन थी, ये एक स्ट्रेट चेन दूसरी स्ट्रेट चेन को अट्रैक्ट करती थी, अब क्या हुआ कि आपके पास वहां पे डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने की वजह से एक चेन हो गई यूं टेढ़ी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो दो हाइड्रोजन थे उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, वो चेन टेढ़ी हो गई। अच्छा, एक चेन लेट सपोज सीधी भी रही तो ये चेन टेढ़ी होने की वजह से क्या ये इस जगह पर अट्रैक्शन हो पाएगी? नहीं होगी। अच्छा, आप जरा गौर से सुनना, आपने कभी केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी कि हम ना हाइड्रोजिनेशन करते हैं। डू यू रिमेंबर कि हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं? अच्छा, हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं? हम दो हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जब हाइड्रोजन यहां पर ऐड करोगे तो ये चेन दोबारा से क्या होगी? स्ट्रेट हो जाएगी, तो अट्रैक्शन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्ट्रेट चेन्स होती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। जब चेनें टेढ़ी हो जाती हैं वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाती हैं चीजें। ठीक है, चीजें लिक्विड हो जाती। वनस्पति घी क्यों सॉलिड होता है और ऑयल क्यों लिक्विड होता है? हाँ, तो मैंने कहा भाई आप ये बात समझ लीजिए कि सैचुरेटेड जो है वो आपके पास सिंगल बॉन्ड तो कंटेन करता है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रेट चेन है।
जबकि अनसैचुरेटेड जो है वो आपके पास रिंग हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, या उसके यहाँ कोई अपनी किंक हो सकती है, राइट? उसके बाद बात कीजिए बेटे, इसका मतलब है कि स्ट्रेट चेन होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी एट रूम टेम्परेचर, राइट? और जबकि दूसरी चेन में चूंकि किंक्स होंगी और वो लिक्विड होंगी, वो लिक्विड होंगी रूम टेम्परेचर के ऊपर, इस वजह से ऑयल आपको लिक्विड ही मिल रहा होता है। मैं कहता हूं जी मजीद अगर आप बात करते हैं, अच्छा मजीद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके पास मौजूद होते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके पास मौजूद होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं और ये आपके पास एनिमल सोर्स से मिल रहे होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड आपको प्लांट से मिल रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक ही हम लोग आज कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। कॉल एंड हो गई है। आप इस लेक्चर को सुनिएगा, मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसको रीराइट कर दूंगा और फिर हम लोग बाकी क्लासिफिकेशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो आज तक यहीं तक रहेगा, कल इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, क्योंकि पहले क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता रहा तो उस पर कुछ वक्त ज़्यादा लग गया, वरना हम इसका कॉफ़ी पोर्शन को इंशाल्लाह कवर कर लेते, लेकिन फिर भी इसको तकरीबन 1.5 लेक्चर लग जाता है, हम इसको 2 लगा लेंगे। आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम हम उसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा।